हेलो दोस्तों, यस पता चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम टॉपिक में समझेंगे हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड। दोस्तों, जो हमारे हीमोलाइसिस हो जाते हैं ब्लड, जैसे हम कोई कंटेनर में है, ट्यूब में है, तो कहते हैं हीमोलाइज हो गया सैंपल। हाइमोलाइज मतलब होता है दोस्तों आरबीसी रप्चर्ड, मतलब आरबीसी का टूट जाना दोस्तों। तो हम दोस्तों आज ये समझेंगे हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड में कि दोस्तों हमारे हीमोलाइज जो ब्लड होता है वो क्यों होता है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हीमोलाइसिस होता है, और कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिस पे हीमोलाइसिस सैंपल्स अगर हम उसे टेस्ट को रन करते हैं तो उसमें इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड, हीमोलाइसिस ब्लड मीन्स हो गया आरबीसी रप्चर्ड। दोस्तों आरबीसी क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और ड्यू टू हीमोलाइसिस द सीरम और प्लाज्मा, अगर जब आरबीसी रप्चर्ड हो जाते हैं तो हम जब भी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सीरम या तो प्लाज्मा पिंक टू रेड कलर का दिखेगा दोस्तों। हीमोलाइसिस एट एवरी स्टेप ड्यूरिंग ब्लड, जितने भी हमारे मतलब कि हीमोलाइसिस जो होते हैं दोस्तों, वो किसी भी स्टेप में हीमोलाइसिस हो सकते हैं जो नीचे दिया गया है दोस्तों। जैसे सैम्पलिंग में सैंपल कलेक्शन करते टाइम भी हो सकता है हीमोलाइसिस, ट्रांसपोर्टेशन टाइम में अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब, स्टोरेज के टाइम में भी हो सकता है हीमोलाइसिस। तो हम देखते हैं कि अगर जैसे हम वेन पंचर से मतलब वेन वाल द्वारा हमने सैंपल लिया, इन वेनी पंचर हीमोलाइसिस में भी अकर, अगर हमने वेन से हमने सैंपल ले रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कॉजेज है जिसके कारण ब्लड हमारे हीमोलाइसिस हो सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या है, पहला सबसे पहले हम देखते हैं यूजिंग टू स्मॉल ए नीडल, कोई भी हम स्मॉल पोर साइज का अगर हम नीडल यूज कर रहे हैं तब होने की संभावना है हीमोलाइसिस, आरबीसी रप्चर होने की संभावना है। एक्सेसिव शेकिंग ऑफ स्पेसिमेन और विस्कोसिटी आफ्टर ब्लड कलेक्शन, दोस्तों जब भी हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, सैंपल कलेक्शन करने के बाद अगर हम ज़्यादा टाइम तक उसे शेक करेंगे, मिलाएंगे, उसे मिक्स करेंगे, तब होने की संभावना होती है दोस्तों, हो सकता है। और विस्कोसिटी आफ्टर ब्लड कलेक्शन, अगर हमने ब्लड कलेक्शन करने के बाद ट्यूब जो है उसे बहुत तेज़ से मिक्स कर दिया, हिला दिया, उसके कारण हो सकता है हीमोलाइसिस। अब नेक्स्ट ये है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट इन द कंटेनर, कोई भी ट्यूब है, कोई सा वाइल्स है, कोई सा कंटेनर है जिसमें जितना वॉल्यूम में होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में एंटीकोगुलेंट होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एंटीकोगुलेंट, तब हीमोलाइसिस होने की संभावना है, हीमोलाइसिस हो जाता है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूजिंग ब्लड सैंपल एट हाई स्पीड, अगर दोस्तों कोई भी ट्यूब हमने जो है हमने क्या उसे सेंट्रीफ्यूज में हमने हाई स्पीड में कर दिया दोस्तों। हाई स्पीड में कब करें, जैसे विदाउट एंटीकोगुलेंट जो दोस्तों जो सिंपल है उसे हम हाई स्पीड में उसे सेंट्रीफ्यूज कर दिया दोस्तों, जबकि वो सैंपल पूरी तरीके से अच्छे से क्लॉट नहीं था, तो क्या होगा, सैंपल हमारा हीमोलाइज हो जाएगा दोस्तों। एक्सट्रीम टेम्परेचर जो हो दोस्तों, ज़्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर हो या कम हो तो उसके कारण में हमारे हो सकता है दोस्तों हीमोलाइज हो जाएगा। प्रोलॉन्ग टर्निक्यूट, दोस्तों जैसे हम अगर सैंपल कलेक्शन करने लगते हैं तो ज़्यादा टाइम तक हमने अगर टर्निक्यूट बांध रखा है उसमें, उसके बाद सैंपल क्लॉट कर रहे हैं या तेज़ी से सैंपल को पिस्टन को हम खींच रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा सर दोस्तों ब्लड। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, डिफ़िकल्ट कलेक्शन। जैसे दोस्तों हमने सैंपल कलेक्ट करते टाइम किसी का सैंपल आसानी से नहीं आता, तो उसे बार बार आगे पीछे जो निडल को कर करके देखते हैं दोस्तों, उसमें कंडीशन में क्या हो सकता है, वो हीमोलाइसिस हो जाएगा दोस्तों, हीमोलाइज हो जाएगा। यूजिंग अनक्लीन ट्यूब विथ रेसिडुअल एजेंट, कोई भी दोस्तों हम क्लीन जैसे ट्यूब में हम सैंपल को डाल रहे हैं, किसी सैंपल में हम रख रहे हैं सैंपल को, तो क्या होगा उसमें अगर डिटर्जेंट होगा, उसमें एंटीकोगुलेंट के अलावा भी उसमें अदर केमिकल्स हैं, तो क्या हो सकता है, अनक्लीन है तो उस हीमोलाइसिस हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द ट्यूब, दोस्तों ट्यूब जो है ट्यूब में वाटर हो तो उस कंडीशन में हीमोलाइसिस हो सकता है। अंडर फिलिंग ऑफ ट्यूब, दोस्तों जब हम ट्यूब ले रखे हैं तो उसमें ट्यूब में जब हम सैंपल को फिल कर डालते हैं, उसके अंदर पोर करते हैं रखने के लिए, तो क्या हो सकता है उसमें दोस्तों, हम या तो ज़्यादा स्पीड से उसमें डाल दिए सैंपल को, या तो प्रोब उसकी जो निडल है उसको लगा के तेज़ी से हमने प्रेस करा, उसको ज़्यादा दबाव दे दिया, उसके चक्कर में हमारे क्या हीमोलाइसिस हो सकता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हम हीमोलाइसिस होने के बाद जब हम टेस्ट को रन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे केमिकल टेस्ट हैं जो कि हीमोलाइसिस
होने पर ब्लड सैंपल इफेक्ट करते हैं टेस्ट पे, बढ़ा हुआ किस कंडीशन में आता है दोस्तों ये जितने हमारे सैंपल हैं ये हमारे बायोकेमिकल टेस्ट के हैं। इसमें सीरम से हम ज़्यादा सीरम को हम देखें, हीमोलाइसिस सीरम हमारा अगर है हीमोलाइसिस ऑफ सीरम, जो हमारे ब्लड हीमोलाइसिस हैं तो हीमोलाइसिस अब उसको सेपरेट कर दिया, तो हीमोलाइसिस ऑफ सीरम में जब हम टेस्ट लगाएंगे तो कौन कौन से टेस्ट रेस्ड बढ़े हुए आएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले सोडियम हमारा सीरम पोटेशियम। दोस्तों हीमोलाइज सीरम से अगर हम पोटेशियम टेस्ट लगाएंगे तो बढ़ा हुआ आएगा, सीरम फॉस्फोरस भी सर बढ़ा हुआ आएगा, SGOT भी, SGPT भी दोस्तों कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, SGPT भी बढ़ा हुआ तो आ सकता है। और सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज में भी दोस्तों ये बढ़ा हुआ हमारा आएगा। सीरम एसिड फॉस्फेट ये भी हमारा बढ़ा हुआ आएगा दोस्तों। अमोनिया, मैग्नीशियम, ये जितने टेस्ट हैं दोस्तों इस पर क्या होगा, जो हमारे हीमोलाइज सैंपल होगा तो इस पर इफेक्ट डालते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम, अमोनिया, सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। दोस्तों अगर हम देखेंगे कि जैसे मान लो हीमोलाइज हमारे अगर EDJ सैंपल वाला है तो उसमें हमारे RBC भी हमारा क्या आ गया, कम आएगा। RBC ये हमारे इंक्रीज होने वाले थे और इस RBC डिक्रीज हो जाएगा हीमोलाइज सैंपल से अगर हम लगा रहे हैं। हेमाटोक्रिट हो गया दोस्तों, APTT हो गया दोस्तों, इसमें क्या है डिक्रीज आएंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।